तो इश्क हो ही गया भाग 3। तकरीबन आधी रात के वक्त अंतिम को नींद आई और फिर नींद सीधे अगली सुबह खुली। हमेशा से ही अंतिम जल्दी उठता था। आज भी वो 6 बजे उठ गया। उठते ही सबसे पहली नज़र उसकी राधा पर गई। वो खामोशी से सो रही थी। अंतिम बिना आवाज़ किए तैयार होने चला गया। नहाने के बाद वो बाहर आया तो राधा शायद आवाज़ों से जग चुकी थी। दोनों ही एक दूसरे को एक नज़र देखे, लेकिन बात नहीं हुई उन दोनों के बीच। अंतिम नहाकर गीले कपड़े छत पर सुखाने चला गया और राधा जल्दी से ज़मीन पर पड़े अपने बैग से साड़ी निकालने लगी आज पहनने के लिए। उसके हाथ में जो पहली साड़ी आई उसे उठाकर बाथरूम की ओर जाने लगी, तभी उसके मन में उसकी माँ की बात याद आई। उन्होंने आते वक्त कहा था पीले रंग की साड़ी पहनना। राधा अपने हाथ में पकड़ी नीले रंग की साड़ी देखी, फिर मुड़ गई और पीले रंग की साड़ी निकाल बाथरूम में चली गई। इधर अंतिम अपने दिनचर्या के हिसाब से कपड़े छत पर सुखाने को डाल तुरंत नीचे आया और कमरे से दुकान के चाबी लिए चप्पल पहन नीचे चला गया। नीचे इस वक्त सिर्फ उसकी माँ, बड़ी माँ और चाची ही जगी हुई थी। अंतिम को देखते ही अंतिम की माँ जल्दी से खाना लिए उसके पास आने लगी, लेकिन अंतिम उन्हें देख रोकते हुए कहा, हम खा लेंगे मम्मी, कोनो बात नहीं। अंतिम के कहते ही बड़ी माँ परेशानी से अंतिम की माँ की ओर देखी। अंतिम रसोई घर में गया और जो सामने मिला वो खाकर घर से बाहर चला गया। अंतिम की माँ मायूसियत से रसोई की दहलीज पर बैठ गई। चिंता मत कीजिए जीजी, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। विशाखा चाची अंतिम की माँ के कंधे पर हाथ रखे उन्हें दिलासा दी। कैसे ठीक हो जाएगा जब सब बिगाड़ने वाले भी हम ही हैं विशाखा। आज समझ में आया कितनी तकलीफ़ होती होगी उसे। अंतिम की माँ सुधा जी अपने आंचल से आंसू पोंछी। दुल्हन, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं, अंतिम की बड़ी माँ तुलसी जी बोली। लेकिन सुधा जी कहाँ मानने वाली थी। उन सब की पूरी बात रसोई घर के बगल वाले कमरे से अंतिम के पिता राम नरेश जी सुने। उनके चेहरे की नसें तन गई और तुरंत वो कमरे से बाहर आए। उन्हें आते देख बाकी सभी औरतें अपने काम पे लग गईं। अंतिम बाहर आया तो सामने गली में आज जाम ज़्यादा था। सामने चौरसिया पान की दुकान पर सुबह सुबह कई लोग हाथों में अखबार लिए बद कचरा कर रहे थे। काल विराट कोहली का खेला गुरु, कसम से मज़ा आ गया। उन बातों में बस यही सुना अंतिम। उसे क्रिकेट का बड़ा शौक़ था, लेकिन कहते हैं ना, जिम्मेदारियों तले अक्सर शौक़ दफन हो जाते हैं। अंतिम के शौक़ भी दफन हो गए। अंतिम अपनी पुरानी मोटर बाइक को किक करके चालू करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वक्त के साथ शायद वो भी अंतिम का साथ छोड़ रही थी। कई कोशिश बाद हिलाने डुलाने से आखिरकार बाइक स्टार्ट हो गई और अंतिम गली में अपनी 2 पहिया ले आया। भीड़ ज़्यादा होने की वजह से हर ओर आवाज़ें आ रही थीं। कोई सामने वाले को कह रहा था, भैया तन्नी सा सड़क जाता, हम निकल जाएं। तो कोई उसी गली के बीच खड़ी गौ माता को हाँक रहा था ताकि वो थोड़ा खिसक जाए तो जाने का रास्ता मिले। इन सब से जूझते हुए आखिरकार अंतिम गली से बाहर निकला। थोड़ा बाइक चलाने के बाद अंतिम नई सड़क चौराहे पर आ गया और वहाँ से सीधे जाते हुए नई सड़क पर मौजूद विश्वनाथ गली के पास ही उसका छोटा सा दुकान था, बनारसिया साड़ी का। दुकान के सामने आते ही अंतिम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो कोई आम मुस्कुराहट नहीं, एक सुकून भरी मुस्कान थी। आखिर उसकी मेहनत से ली हुई दुकान थी वो। अंतिम पहले कहीं और काम किया करता था, फिर धीरे धीरे पैसे जुटाकर उसने अपनी ये छोटी सी दुकान, अपना साड़ी घर खरीदा, जिस पे वो और उम्र दराज काका शिव शंकर मिश्रा उसके साथ काम करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अब तक काम किया करते थे। अंतिम की बाइक जैसे ही दुकान के सामने आकर रुकी, शंकर काका जो अंदर दुकान में बने छोटे से मंदिर में भगवान की पूजा कर रहे थे, अगरबत्ती वहीं सामने खोस कर एक आखिरी बार
हाथ जोड़ने के बाद तुरंत दरवाज़ा खोले। अंतिम अंदर आने के पहले दुकान के दहलीज को हाथों से छूकर भगवान से प्रार्थना किया और तब जाकर अंदर दाखिल हुआ। अंतिम शंकर काका को देख मुस्कुराया। का बात है काका, कोनो अच्छी खबर है का? काहे, हम कुछ नहीं हो सकते? अरे तुम्हारा कल शादी हुआ है, हम तो तुम्हारे काकी को काशी चाट भंडार का टमाटर चाट खिलाए थे खुशी में। शंकर काका अपनी खुशी जताते हुए अंतिम से बोले। अंतिम जो वहीं दुकान में सामने अपनी जगह पर बैठ रहा था, अचानक से रुक गया, लेकिन फिर कुछ सोच बैठते हुए बोला, अच्छा तब का? हमको तो ये बात की खुशी है कि अब तुम्हारा ख्याल रखने के लिए कोई आ गया। शंकर काका बोले और मंदिर से प्रसाद लेकर अंतिम को दिए। अंतिम प्रसाद लेकर खाया। काहे, आप नहीं हैं हमारे लिए? हैं हम भी। अच्छा ये सब छोड़ो, आज काहे आ गए? दुकान हम देख लेते ना। तुम्हारी कल शादी हुई है और आज काम पर काहे आ गए? काका हमें से कोड़ कर सवाल किए। अंतिम सोच में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दें। आखिर ना तो वो अपने काका से झूठ बोलना चाहता था और ना सच बताकर उनकी खुशियों को ख़राब करना चाहता था। दुकान की बही निकालते हुए अंतिम जवाब दिया, काका अब तो साथ ही रहना है और जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। काम तो करना ही होगा। अब घर हमको संभालना है। भैया के जाने के बाद पापा अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। वैसे भी 4-5 साल में पापा रिटायर हो जाएंगे, फिर तो देखना ही होगा ना सब कुछ। अभी से मेहनत करेंगे तब जाकर कुछ होगा। दुकान मंदा चल रहा, ऊपर से अब अकेले नहीं हैं, किसी की जिम्मेदारी है साथ हमारे। अंतिम की बातें सुन शंकर काका मुस्कुराए और उसके सर पर हाथ फिर बोले, सच कहते हैं, सब जिम्मेदारी सबको बड़ा कर देती है। देखो हमारा छोटा सा अंतिम कितना बड़ा हो गया। काका साड़ी का स्टॉक आ गया? अंतिम बही की ओर देखते हुए सवाल किया। हाँ बेटवा, बस कुछ लोगों को बुला रहे हैं ताकि अंदर लगवा दें। काका की बात सुन अंतिम मन में सोचा, एक काम के भी 1000 रुपये जाएंगे। नहीं। अंतिम काका की ओर देख कहा, हम कर देंगे काका, कितना भार होगा ही। लेकिन काका अंतिम को मना करने लगे, लेकिन अंतिम उनकी बात बीच में काटते हुए कहा, आप चिंता ना ही कीजिए काका, बस आप बुला लीजिए। ठीक है बेटवा। काका इतना बोल दुकान देखने लगे और अंतिम कल का हिसाब किताब एक बार चेक कर रहा था, कहीं कोई गलती तो नहीं। इधर राधा नहाकर अपने गीले बालों को पोंछ ही रही थी कि नीचे से बातें करने की आवाज़ें आने लगी। शायद नीचे कोई आया है। राधा खुद से बोली ही थी कि नीचे से बड़ी माँ तुलसी जी के पुकारने की आवाज़ आई, अरे ओ राधा रानी जल्दी नीचे आ, तेरे जेठ और जेठानी आए हैं, जल्दी कर। राधा तुलसी जी की बात सुन तुरंत अपने सिर पर घूंघट डालते हुए नीचे गई। नीचे सामने सीढ़ियों से उतर बरामदे में रखी चौकी पर एक तकरीबन 27-28 साल का आदमी था और उसके बगल में हरे रंग की चमकीली मोटे बॉर्डर वाली साड़ी पहने गहनों से लदी एक महिला बड़े इतराते हुए बैठी स्टील के गिलास में पानी पी रही थी। ये दोनों हैं अंतिम के बड़े पापा के बेटे बहू पुष्कर और सुनंदा। पुष्कर का दूसरे शहर में एक बड़ा सा मॉल है, जिस बात का सुनंदा को बड़ा गुरूर है। असल में सुनंदा की नज़र में अर्थ ऐसा शख्स था जिसके आगे किसी की नहीं चलती थी। वो जो कहता बस वही होता, जिसकी वजह से सुनंदा अर्थ को कभी फूटी आंखों पसंद नहीं करती थी और अर्थ सिर्फ अंतिम को अपने जान से ज़्यादा मानता था। बस इतना काफ़ी था सुनंदा भाभी को अंतिम को भी नापसंद करने का। सुनंदा भाभी घर की पहली बहू, रंगोरा, सुंदर बाल और अमीर पति। हाँ, इन्हीं खूबियों के कारण सुनंदा भाभी सबकी खास बहू थी और उन्हें नहीं पसंद था उनके आगे कोई और टक्कर दे सके। सामने जैसे ही राधा नीचे आई, सुनंदा भाभी की भवें तन गई उसकी ओर देख, क्योंकि
राधा बेहद खूबसूरत लग रही थी। श्रृंगार के नाम पर सिर्फ सिंदूर, नाक में एक छोटी सी नथुनी, कानों में सोने का आयरन, गले में मंगलसूत्र और पीले रंग की साड़ी फब रही थी उस पे। राधा के बाल बहुत घने से उसके कमर से भी नीचे तक आ रहे थे और कुछ छोटी लटें उसके माथे पर लटक रही थी। अपनी घनी पलकें झुकाए राधा धीरे से पुष्कर और सुनंदा के सामने आई और उनके पाँव छुई। सुनंदा तो पहले ही उसे देख आग बबूला हो चुकी थी, लेकिन ये बात सामने कैसे दिखा सकती थी, तो चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए बोली, खुश रहो खुश रहो। राधा अपनी आंचल को हाथ में पकड़ी, 5 बार दोनों के पैरों को छुई जैसे उसे सिखाया गया था। फिर सिर झुकाए वो सीधी खड़ी हो गई। और दुल्हन, आने में कोई दिक्कत नहीं हुआ ना? तुलसी जी खुशी से फूले नहीं समा रही थी अपने बेटे बहू को देखकर। नहीं माँ, पुष्कर मुस्कुरा कर कहा। तब तक सुनंदा भाभी अपने गले में पहने सोने के हार को ठीक करते हुए बोली, अब कैसी दिक्कत सासू माँ, गाड़ी ले लिए है ना हमारे लिए, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। सुनंदा भाभी ये बात राधा की ओर देख बोली। असल में ये बात वो राधा को सुनाने के लिए कह रही थी। आखिर उन्हें मालूम जो था राधा अमीर घर से आई है और नई नवेली बहू के आगे उनका छाप पड़े कि वो कितनी अमीर हैं। चला, अच्छा की। बड़े पापा खुशी जताते हुए बोले, बहुत थक गई होगी, जाओ अपने कमरे में आराम कर लो। सुधा जी बोली। वहीं पर चाचा के बच्चे जो खड़े थे उनमें से उनकी बेटी सुभ्रा खुशी से सुनंदा भाभी के पास भागती हुई आई और उनसे लिपट गई। भाभी, हम आपको बहुत मिस किए। सुनंदा भाभी को ये लिपटना अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर उनकी पूरी 7,000 की साड़ी खराब हो रही थी, लेकिन फिर भी वो चेहरे की झूठी मुस्कान जानी नहीं थी। अच्छा, शुभ की ओर देख। और शुभ तुम? सुनंदा भाभी सवाल की, जिसपे चाचा जी का बड़ा बेटा शुभ, जो इस वक्त तकरीबन 14 साल का है और 15 का होने ही वाला है, वो अपना सिर हिला दिया। उसे इन सब से कोई मतलब ही नहीं था, कौन आ रहा और कौन नहीं। उसका हमेशा से मन सिर्फ पढ़ाई में लगता, इसलिए उसे अभी से एक अलग कमरा दे दिया गया था और साथ ही हिदायत अंतिम से दूर रहे, वरना क्या पता उसके जैसा हो जाए। जी, आप गाड़ी का सामान ले आइए, मैं थोड़ा आराम करने जा रही, सुनंदा भाभी बोली। असल में वो 4 महीने गर्भ से थी, तो सब उनका ख्याल रखने में कोई चूक नहीं करते थे। सुनंदा भाभी नीचे से सबसे ऊपर आकर अपने कमरे में दाखिल हो गई। उनका कमरा सबसे कोने वाला था और बड़ा भी, क्योंकि उनका पति सबसे अमीर था। उनके बगल में एक शुभ का कमरा बना था और उसके बगल में अर्थ का, और सबसे अंत में अंतिम का छोटा सा कमरा। नीचे राधा को सादगी में देख चाची जी जल्दी से उसे अपने पास खींची। अरे एका, तुम तैयार नहीं हुई? आस पड़ोस से सब देखने आ रहे हैं नहीं बहू को। राधा उनकी बात सुन अपना सिर हिला दी, लेकिन चाची जी उसे खींचते हुए अपने साथ नीचे बने अपने कमरे में ले गई। चलो हमारे साथ, हम तैयार करेंगे तुम्हें। कोई बात नहीं चाची जी, राधा धीमे आवाज़ में बोली, लेकिन चाची जी उसे अपने श्रृंगारदान के सामने रखे स्टूल पर बिठा दी। दुकान में आज पता नहीं कैसे, लेकिन बड़े दिन बाद ग्राहक कुछ ज़्यादा आए थे। बाकी दुकान से तो ग्राहक कम ही थे, लेकिन अंतिम के हिसाब से ज़्यादा। शंकर काका सभी ग्राहक को देख रहे थे और अंतिम दुकान के बाहर आ चुके स्टॉक को लाने वाले मजदूरों को पैसे देकर विदा कर चुका था। सारा स्टॉक दुकान के सामने पड़ा था। गर्म कुछ ज़्यादा था और बाहर कड़कती धूप में लू चल रही थी। अंतिम उन स्टॉक के बड़े बड़े डिब्बे खुद उठाकर अंदर रख रहा था। घंटों की मेहनत के बाद जब वो सारा स्टॉक अंदर रख दिया तो शंकर काका उसके पास आए। अंतिम बेटवा, थक गए होगे, चलो कुछ खा लो। अभी थोड़ा बाहर जाना था काका, पिछली बार के स्टॉक का पेमेंट देना है। अंतिम बाहर चला गया। उसे जाते देख शंकर काका परेशान से भगवान की ओर देख हाथ जोड़े बोले, हे महादेव,
आप तो भोले भंडारी हैं, सबकी रक्षा करने वाले। आपकी ही नगरी में भोला है, उसे संभाल लो, कहीं पिस कर ना रह जाए हमारा अंतिम हुआ। इस कहानी की ओरिजिनल राइटर मैं हूँ, यानी कि प्रज्ञा मिश्रा श्रेया। इसके सारे राइट मेरे पास है, तो इसे कॉपी करने की कोशिश ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।